नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैरेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th और चैप्टर था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर राशियों में रैखिक बहुपद। उसमें हमने आपको उनका सॉल्यूशंस पढ़ा रहे थे कि दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। उसमें मैंने आपको 4 मेथड बताए थे, उनमें से ग्राफिकल मेथड मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद करता हूं आपने उसके सीखा होगा और उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि हम लोग कैसे इनके हल ज्ञात करते हैं या एक्स या वाई की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, आप लोग बोर्ड पे देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में भी आएगा आपको। देखिएगा बेटा किस तरीके से हम लोग इनको करते हैं। दो इक्वेशंस आपको इस तरीके से दे रखी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये मैंने फॉर्म्स ले ली, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2, कोई भी दो इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी, ओके। सारी टर्म्स उनकी क्या होंगी, वन साइड होंगी, एक ही तरफ होंगी। करना क्या है आपको, देखिए बेटा x लिखा आपने, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। आप देखते रहिएगा, आपको बहुत समझ में मजा आने वाला है। इसको देख करके देखिएगा ध्यान से, क्या क्या मैं करता जाता हूँ, वैसे वैसे आप करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कि x आपने लिखा, x वाली जो टर्म है, x वाली टर्म को आपने अपने हाथ से ढक दिया, ठीक है सर, ढक दिया। इसके बाद क्या करना है, देखिए इस वाली टर्म को आपने ढक लिया, x वाली टर्म को। इसके बाद आपको इन टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कि जैसे मैंने इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं, फिर माइनस करके बीच के चिन्ह माइनस लगाना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। यानी कि देखिए क्या कर रहा हूँ, v1c2, क्या लिखा बेटा मैंने, v1c2, v1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, c2। ध्यान रखना चर राशि को मल्टीप्लाई नहीं करना, कोएफिशिएंट यानी गुणांकों को मल्टीप्लाई करना है। तो v1 को किससे कर दिया, c2 से, माइनस c1 को किससे कर दिया मैंने, अब b2 से, यानी कि b1c2 और ये हो जाएगा बेटा b2c1 या c1b2, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कर लोगे आप लोग इस तरीके से, बिल्कुल। क्या किया है, वापस देखिए बेटा एक बार, कि x लिखा, x वाले टर्म को मैंने ढक दिया। उसके बाद में क्या किया, इस वाले टर्म को मैंने इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, v1 को किया c2 से, v1 को किससे मल्टीप्लाई किया, c2 से, बीच में क्या लगाया मैंने, माइनस का चिन्ह लगाया। उसके बाद b2 को किससे मल्टीप्लाई किया, c1 से, या c1 को किससे मल्टीप्लाई किया, b2 से। क्लियर है, बिल्कुल। आगे बराबर का चिन्ह लगा करके आगे लिखिएगा y लिख दिया सर। अब y वाली टर्म को ढक दीजिए। अब किसको ढकना है बेटा, आपको y वाली टर्म को ढक दीजिए। चलिए ढक दिया सर, y वाली टर्म को ढक दिया, ठीक। अब क्या करना है, अब c1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, a2 से। c1 को किससे करना है, a2 से। वापस देखिए बेटा, पहले क्या किया था, b1 को किया था c2 से, मतलब ऊपर इस वाले को पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया था, तो ये ढकने के बाद में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये मानिए कि c1 मल्टीप्लाई होगा किससे, इधर a2 से। तो c1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा, a2 से। आगे क्या लगाओगे, माइनस। अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मतलब अब ये जो है c2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a1 के साथ में, यानी कि c2 मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, a1 के साथ में। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। आगे क्या करना है आपको, आगे आप लिख दीजिएगा 1। हमेशा आपको कितना लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। और कांस्टेंट वाली जो टर्म है, कांस्टेंट वाला जो पद है c1 c2 वाला, इसको ढक दीजिए। ढक दिया। अब क्या करना है, वही पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब a1 को किससे करना है, अपने को a1 को मल्टीप्लाई करना है सर b2 से। a1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, b2 से। a1 b2 माइनस b1 a2, माइनस b1 को किससे करना है, a2 से, b1 a2। क्लियर है, क्या कर सकते हो बेटा ये चीज, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो देखिए आप क्या करना है, ये आपको x वाली टर्म मिल गई थी, ये आपको y वाली टर्म मिल गई, ये आपको कांस्टेंट वाली टर्म मिल गई, ठीक है। अब फर्स्ट को यानी कि x वाली को आप 1 के इक्वल रखिए। अगर आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है बेटा, x का मान निकालना है, तो x के मान के लिए यानी कि फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए करना क्या है आपको, इस फर्स्ट को, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रखना है। x के मान के लिए फर्स्ट इक्वल टू क्या कर देना है बेटा आपको, थर्ड। फर्स्ट इक्वल टू क्या कर देना है, थर्ड। पहले वाली टर्म को यानी कि x अपॉन में b1c2 माइनस का b2c1, इसको बराबर रख देना है आपको किसके बेटा, थर्ड के। थर्ड यानी कि 1 अपॉन में a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, इससे
बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है बेटा, तो ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी मल्टीप्लाई होकर के ऊपर, तो x निकालोगे, x निकालना है बेटा आपको, ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी ऊपर, क्या बचेगा, ये आएगा सर b1c2 माइनस b2c1 बटे ये हो जाएगा a1b2 माइनस b1a2। क्लियर है क्या वैल्यू आई बेटा, ये x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई। कर सकते हो इस तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आगे क्या करना है, आगे करना है बेटा y के मान के लिए, किसके, y के मान के लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ y, फॉर द वैल्यू ऑफ y मान के लिए सेकंड को इक्वल करना है, किसके, थर्ड के, सेकंड को किसके इक्वल करना है, सेकंड टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल करना है, यानी कि y अपॉन में c1a2 माइनस का c1, सॉरी यहाँ c2 आएगा, c2a1 है, हाँ c2a1, इसको बराबर करना है थर्ड यानी कि 1 अपॉन में a1b2 माइनस b1a2 के बराबर करना है। कर दिया सर। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से y निकालोगे, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, क्या बचेगा, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में क्या आ जाएगा, a1b2 माइनस का b1a2। क्लियर है आप लोगों को। तो ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई है, ये सर x की वैल्यू आ गई है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से, सॉरी ये y की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप x व y दोनों की टर्म्स को अगर ध्यान से देखो बेटा, x को देखो और आप y को देखो, तो आपको क्या दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, अब हम समझिएगा कि आपको ये दिख रहा होगा a1b2 माइनस b1a2। यहाँ पे भी क्या है, a1b2 माइनस b1a2, मतलब डिनोमिनेटर दोनों में क्या है बेटा, सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, इसके आधार पर ये बताया जाता है क्या, कि समीकरणों की, या कि जो आपके ये इक्वेशन पेयर है, समीकरण युग्म है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति अगर अपने को बतानी है तो देखिए बेटा कि अगर a1b2, ये वाला a1b2 माइनस b1a2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि इसको उधर लेके जाऊंगा, a1b2 इज नॉट इक्वल टू b1a2, यानी कि a1 इसके बटे में किसको ले गया, मैं a2 को ले गया, उधर कौन है b1, इसके बटे में किसको ले गया, b2 को ले गया, और ये क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो क्या मिल रहा है अपने को, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 बटे में a2 का मान b1 अपॉन b2 के मान के बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के मान के बराबर नहीं है, नहीं आता है, तो ये समीकरण जो युग्म है बेटा, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का होगा। ये किस तरीके की रेखाएं होंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि इंटरसेक्शन लाइंस होंगी। कौन सी लाइन होंगी बेटा, इंटरसेक्शन लाइन होंगी। इंटरसेक्शन लाइंस के मतलब, इंटरसेक्शन लाइन का मतलब है बेटा इनके अद्वितीय हल। मैं आपको ग्राफिकल मेथड में पढ़ा के आया था। अद्वितीय हल का मतलब है सर इनका यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इनकी केवल एक ही हल हो सकता है, उसके अलावा इससे ज्यादा इसके हल संभव नहीं हो सकते, यानी कि संगत। क्लियर है। और सेकंड अगर मैं इससे क्या समझूंगा बेटा, कि अगर a1b2 ये माइनस b1a2 इसका मान अगर 0 हुआ, इसका मान क्या हुआ बेटा, 0 हुआ, तो a1b2 बराबर हो जाएगा किसके, b1a2 के, यानी कि a1 अपॉन में a2 ये बराबर हो जाएगा b1 अपॉन में किसके, b2 के। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन के अंदर समीकरण जो है, ये समीकरण युग्म कैसा होगा बेटा, ये a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में क्या हो गया, b2 हो गया। और साथ में अगर मैं लगा दूं इसके c1 अपॉन में क्या, c2, c1 अपॉन में c2, तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे इसके बेटा, अनंत हल होंगे। अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस कंडीशन पर। ठीक है, इस कंडीशन पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यानी कि अनंत हल होंगे। कब, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 वाली कंडीशन के अंदर। और रेखा कैसी मिलेंगी बेटा, इसमें अपने को समांतर नहीं, इसमें मिलेंगी बेटा अपने को संपाती। कैसी मिलेंगी इसमें अपने को, संपाती, यानी कि कोइंसिडेंट मिलेंगी, कोइंसिडेंट।
थर्ड अगर मैं यहीं से बनाऊं, जैसे मैंने ये लिखा था इक्वल टू C1/C2, अगर मैं यहाँ नॉट इक्वल टू लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं बेटा, नॉट इक्वल टू, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर लिख देता C1/C2, तो ये कंडीशन किसकी हो जाती है बेटा, समांतर रेखाओं की। किसकी हो जाती है, समांतर रेखाओं की, यानी कि पैरेलल लाइंस की। किसकी हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी कि जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और इस कंडीशन में इंटरसेक्शन अगर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बेटा इसके नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर है आपको। देखिए फ्रेंड्स, क्या पढ़ा बेटा हमने अभी तो वो था कि नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पेयर, यानी कि जो अपने पास में पेयर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन देख करके आप यहाँ से कि जो x का कोफिशिएंट है बेटा वो a1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा, कांस्टेंट जो है वो c1 हो जाएगा। इस तरीके से आप a1 b1 c1 निकाल सकते हो। ऐसे सेकंड इक्वेशन में से x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, y का गुणांक क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। ऐसे अचर पद क्या हो जाएगा आपका, C2 हो जाएगा। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इनमें अगर आप इनको डिवाइड करके देखोगे कि A1 में आपने A2 का भाग दिया, B1 में आपने B2 का भाग दिया और C1 में आपने C2 का भाग दिया, तो तीन कंडीशंस आपके सामने मिलेंगी। कौन कौन सी, यदि A1 बटे A2 इफ A1 अपन में A2 इक्वल टू B1 अपन में B2, अगर A1 बटे में A2 का मान B1 अपन B2 के बराबर है, ध्यान रखना बेटा क्या है, इक्वल है। अगर बराबर नहीं है, इस बात का ख्याल रखना कि अगर A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 ये अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होंगी, ये जो लाइन पेयर है इसका नेचर कौन सा होगा, या इनका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अद्वितीय हल होंगे, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन इसका संभव होगा, और संगत रेखाएं संगत होंगी, यानी कि इंटरसेक्शन लाइंस ओनली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होंगी। सेकंड केस कि इफ A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 बटे में A2 B1 बटे B2 अगर बराबर मिलता है आपको और C1 अपॉन में C2 भी उन्हीं के बराबर मिलता है, तो फिर रेखाएं क्या होंगी, ये होंगी आपके पास कोइंसिडेंट यानी कि संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनंत हल होंगे, और कंसिस्टेंट होंगी यानी कि संगत होंगी। ठीक है, जैसे जी हमने देखा बेटा प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इस तरीके से ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा और यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इनकी बात करूं तो ये हर पॉइंट पर कट करेंगे, जैसे ब्लैक और उसके ऊपर मैंने रेड कलर से डॉटेड लगा रखे हैं, मतलब डॉटेड लाइन भी दूसरी लाइन है और ब्लैक में पहली लाइन है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, अध्यारोपित होंगे, इनफाइनाइट इनके सॉल्यूशंस होंगे। केस नंबर थर्ड क्या बनेगा, A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 अगर बराबर है एक दूसरे के, लेकिन ये वाला जो है B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, अगर थर्ड वाला ये नॉट इक्वल टू आ जाए तो लाइंस कौन सी होंगी बेटा, पैरेलल लाइंस होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है इनका, कोई भी हल पॉसिबल नहीं है। इनकंसिस्टेंट यानी कैसी होंगी बेटा, संगत, मिल कैसी सकती है ये, इनका ग्राफ कैसे मिलेगा, इस तरीके से समांतर रेखा मिलेंगी, या इस तरीके से मिल सकती है या इस तरीके से मिल सकती है। क्लियर है आपको। तो आप ये कंडीशंस याद रखिए बेटा कि अगर आपको नो सॉल्यूशन दे दिया जाए मतलब आपको ये वाली कंडीशन लगानी है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। वहीं आपको अगर ये दे दिया जाए कि इंटरसेक्शन लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशंस या अद्वितीय हल हैं, तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 लगाओगे। केस नंबर सेकंड क्या है बेटा कि अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं आपको, अनंत हल हैं या अनेक हल हैं, बहुत सारे हल हैं, तो क्या बोलोगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये तीन कंडीशंस याद रखिए, इनके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा तीन क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इनका हमको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर। ये जो अपने को समीकरण युग्म दिए हुए हैं, पेयर गिवन है, इनका हमको नेचर फाइंड करना है कि ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा A1 का वैल्यू, वो कितना हो गया 2। ऐसे y का जो कोफिशिएंट है जब कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हो बेटा 1, तो B1 कितना हो जाएगा आपका 1। अच्छा इसको इधर उठा करके लेकर क्या हो गया 5 को, तो इधर आके कैसा हो जाएगा ये माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं क्या लिखता 2x प्लस 1y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, C1 की वैल्यू हो गई। C1 की वैल्यू कितनी है -5। तो याद रखिए इसको उधर उठा करके लेकर के आते हैं पहले, तब अपन को C1 बताते हैं। अच्छा
3, अच्छा सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर a2 कितना आएगा बेटा 3, अच्छा b2 कितना आएगा 2, अच्छा c2 कितना आएगा, तो 8 को भी आप उधर ही लेके जाओगे, यानी कि 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो c2 भी कितना हो जाएगा, इसे हो जाएगा माइनस का 8। इस तरीके से आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया। अच्छा a1 अपॉन में अगर आपने a2 कर लिया यानी कि 2 अपॉन में 3, अच्छा ये हो गया आपका b1 अपॉन में अगर आपने b2 करा वो मिला 1 अपॉन में 2, तो आप क्या देख रहे हो कि a1 अपॉन में a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 कितना है 1 अपॉन 2, यानी कि आपस में बराबर है क्या, नहीं सर, यानी तो कंडीशन क्या मिल रही है बेटा कि a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन में b2 के मान के बराबर नहीं है, और जब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, तो ये रेखा कौन सी है, ये सर इंटरसेक्शन लाइंस है। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्शन लाइंस है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है बेटा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि इनके अद्वितीय हल है, अद्वितीय मतलब इनके यूनिक सॉल्यूशन है। बता दोगे इस तरीके से, बिल्कुल। अच्छा ये क्या है बेटा, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखोगे आप 3, अच्छा b1 कितना है, b1 है सर माइनस का 5, अच्छा c1 बताओ कितना है 20 या माइनस का 20, माइनस 20, क्योंकि 20 इधर है बेटा, इसको उठा करके लेके आऊंगा कैसा हो जाएगा माइनस का 20। अच्छा a2 कितना है सर 6, b2 कितना है माइनस 10, c2 कितना है सर 40 को इधर उठा करके लेके आऊंगा माइनस का 40 हो जाएगा, वेरी गुड। a1 अपॉन में अगर आपने a2 किया यानी कि 3 अपॉन में कितना हो गया 6, b1 अपॉन में आपने b2 किया यानी कि माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, अच्छा c1 अपॉन में आपने c2 किया माइनस का 20 अपॉन माइनस का 40, तो क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, ये दिख रहा है सर हमको कि a1 अपॉन a2 का मान मिला 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 है तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस के इसलिए ये भी कितना मिलेगा 1 अपॉन 2, और ये भी कितना मिलेगा बेटा अपने को 1 अपॉन 2। तो क्या मिल रहा है कि a1 अपॉन में a2 का मान b1 अपॉन में b2 के मान के बराबर है, और c1 अपॉन c2 के मान के भी क्या है आपस में बराबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कौन सी कंडीशन थी, तो ये थी अपने पास में संपाती वाली कंडीशन, संपाती वाली यानी कि इस कंडीशन में अपने पास में हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल का मतलब बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यानी कि मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे हल हो सकते हैं। संपाती यानी कि बेटा कोइंसिडेंट, इस तरीके से एक के ऊपर एक लाइन अपने को मिली थी, कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि संपाती रेखा है, क्लियर है। ऐसी थर्ड क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो थर्ड क्या आएगा, a1 की वैल्यू कितनी है, x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मानोगे 1, b1 का मान कितना हो गया माइनस का 3, c1 कितना हो गया माइनस का 3, दिख रहा है आपको बेटा। अच्छा ये ऑलरेडी इधर था इसलिए a2 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया माइनस का 9, c2 कितना हो गया माइनस का 2, कंप्लीट है आपको। अच्छा यहाँ करोगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 9, और c1 अपॉन में c2 करोगे तो होगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2। सॉल्व करोगे a1 अपॉन a2 का मान आ रहा है सर 1 अपॉन 3, और b1 अपॉन b2 का मान आ रहा है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 का मान कितना आ रहा है माइनस का 3 अपॉन 2, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 इनके बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट इट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है सर पैरेलल लाइंस की। किसकी कंडीशन है बेटा, पैरेलल लाइंस की, यानी कि समांतर रेखाओं की कंडीशन है। इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होंगे सर, नो सॉल्यूशन, एक भी इस कंडीशन में हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। वेरी गुड, तो आपको समझ में आ रहा है। इसके ऊपर बेस्ड आप लोग और भी क्वेश्चंस करिएगा जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन हो, और नहीं है तो आप हमें सेंड कीजिएगा कि जो भी हमने पढ़ाया है उसके ऊपर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राजस्थान बोर्ड में ये आने के, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आने का बिल्कुल चांस रहता है। तो आप देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ लाइन्स x प्लस 2y प्लस 7 एंड 2x प्लस ky प्लस 18 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, फाइंड देन फाइंड k की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है कि जब ये दोनों लाइन, जब ये दोनों रेखाएं, आपको पता है कि ये सरल रेखा के समीकरण है, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है। अगर ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है या इंटरसेक्ट करती है तो हमें k की वैल्यू फाइंड
करनी है। तो कैसे करोगे आपको, तो एक वर्ड उसने दिया है कि ये दोनों रेखाएं बेटा एक बिंदु पर काटती है, तो आपको समझ जाना चाहिए, मैंने आपको बोला था कि अगर एक बिंदु पर काटती है तो इनके शून्य कितने होंगे, मतलब इनके हल कितने होंगे, तो एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो देखिए बेटा मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं आपको इक्वेशन से बता रहा हूं, देखिए ax प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस ky प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें पहले तो मैंने आपको a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, पहली समीकरण देख करके x का जो गुणांक होता है वो a1 हो गया। अच्छा, पहली समीकरण में ही जो y का गुणांक है वो v1 हो जाएगा और जो अचर है वो c1 हो जाएगा, ये लिख लिया। दूसरी समीकरण से आपने a2 का मान लिख लिया 2, b2 का मान लिख लिया आपने k और c2 का मान लिख लिया आपने 18, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब कि इन रेखाओं के कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही हल होगा, यूनिक सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कल मैंने आपको कंडीशन बताई थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मतलब पीछे बता रखा है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, a1 बटे में a2 ये बराबर नहीं होता किसके, b1 अपॉन b2 के। तो ये दोनों समीकरणों के कैसे हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होते हैं। तो आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए बेटा अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा, a1 की वैल्यू कितनी है सर 1, अच्छा a2 की वैल्यू कितनी है सर 2 इक्वल टू, नॉट इक्वल लगाना है आपको, ठीक है। हाँ, b1 कितना है 2, b2 कितना है k, ये हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनको तो बेटा क्या आएगा, k को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो k ही आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। बीच में क्या लग रहा है, नॉट इक्वल लगा हुआ है, मतलब k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, अगर ये दोनों समीकरणें एक ही बिंदु पर काटती हैं तो इस k का मान 4 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो k का मान क्या हो गया बेटा कि 4 नहीं है, k इज नॉट इक्वल टू 4, k का मान 4 नहीं है, 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 6 माइनस में आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। कर सकते हो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी है और क्या बोला गया है कि इन दोनों समीकरणों के अनंत हल है। बेटा ये लिखा हुआ है आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि अनंत हल है, अनंत हल है इन दोनों समीकरणों के। तो आप एक ही यानी ए की और बी की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। तो उसने बोला बेटा अनेक हल है यानी कि अनंत हल है। तो पहले आपने जैसे क्या बोला था, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यहाँ से आपने पहचाना था कि केवल एक ही हल है। यहाँ से आपको पहले दे दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन होती है, तो क्या हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक। तो पहला काम क्या है, हमने इक्वेशंस लिख ली। इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। पहला है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2ax प्लस ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू क्या है 28। अच्छा, ये जो 7 है अगर मैं इसको उठा करके ले जाता तो माइनस का 7 हो जाता है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, माइनस का 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे 28 को इधर लेकर के आता तो यहाँ पर कैसा हो जाता, माइनस का 28 हो जाता, इक्वल टू में क्या हो जाता 0। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, तो अब आप a1 b1 इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 3, c1 कितना है -7। अच्छा, a2 कितना है 2a। आपको पता है x के अलावा जो कुछ भी है वो है 2a। b2 कितना है सर, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा a प्लस b। c2 क्या हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद उसने बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यानी कि अनंत हल है। कितने हल है बेटा इसके? अनंत हल। अनंत हल वाली कंडीशन क्या होती है? तो अनंत हल वाली कंडीशन आप याद रखोगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन होती है अनंत हलों की। तो इसमें वैल्यू रखिए आप लोग। a1 का मान कितना है? 2। यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, देखिए 2 अपॉन में a2 का मान कितना है? 2a इक्वल टू b1 कितना है? 3, b2 कितना है? a प्लस b। अच्छा, c1 कितना है? माइनस का 7, c2 कितना है? माइनस के 28। ये हो गया। अब आप एक काम कीजिए कि जैसे आपको यहाँ से अगर इसको आप इसके इक्वल करोगे, फर्स्ट वाले को किसके इक्वल करोगे? थर्ड वाले के, तो यहाँ से आ जाएगा आपको a की वैल्यू, और सेकंड को फिर किसके कर लेंगे? थर्ड के इक्वल। तो दो काम करना है आपको, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल करना है, फिर आपको सेकंड को थर्ड के इक्वल करना है। तो देखिए क्या आएगा अपने पास में कि फर्स्ट व थर्ड को आपने इक्वल कर लिया। फर्स्ट व थर्ड को बराबर करने पर या इक्वल करने पर क्या आएगा? 2 अपॉन में 2a, अच्छा, इक्वल टू 2 अपॉन में 2a इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 28। तो आपको मालूम होना चाहिए माइनस से माइनस तो कट गया, ठीक है, 2 से ये 2 कट गया। 1 बटे में a बराबर 7 बटे में कितना बचेगा? 28। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 28। तो a अगर निकालोगे तो 28 अपॉन में 7 कितना आएगा? 7 4 जा 28, 7 चौक 28। तो a का मान कितना आएगा? 4 आएगा। ये a का मान आ गया बेटा। अब क्या करना है आपको? मैंने कहा था फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो अब सेकंड को आप थर्ड के इक्वल कीजिए, सेकंड को थर्ड के इक्वल कीजिए। सेकंड व थर्ड को इक्वल करने पर टर्म्स, सेकंड टर्म क्या है? 3 अपॉन में a प्लस b। अच्छा सॉरी, सेकंड टर्म ये हो गई। थर्ड टर्म क्या है? तो ये हो गया माइनस का 7 अपॉन 28। आपको समझना चाहिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा। सॉल्व करोगे इसको, 7a प्लस b क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 7 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया सर, ये आ गया 3 इंटू 28, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आपने को क्या निकालना है? जैसे यहाँ से a प्लस b को रखा तो उधर हो जाएगा 3 इंटू 28 अपॉन में क्या आएगा? 7 से 28 को आपने काटा, जैसे यहाँ पर काटा था, कितनी बार काटा? 4 बार। तो ये हो गया a प्लस b इक्वल टू 4 दिया 12, यानी कि 4 3 जा 12 हो गया। a की वैल्यू बेटा जो आई थी 4, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, a की वैल्यू पुट करो, कितना आया? 4 प्लस b इक्वल टू 12 आया था। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 माइनस 4, और 12 माइनस 4 कितना आएगा? 8। तो b की वैल्यू कितनी हो गई है? 8 हो गई है। कर सकते हो आप इस तरीके से क्वेश्चन। a और b की वैल्यू आपको निकल गई। आपको करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको कंडीशन देखनी है कि कंडीशन क्या दे रखी है। उसने बोला हुआ है कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट या ओनली यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ही हल है या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, ये वाली कंडीशन लगा के करेंगे। उसने बोला अनंत हल है या बहुत सारे हल है, अनेक हल है, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो हम लोग ये वाली कंडीशन लगाएंगे। करना कैसे है? वैल्यू आपने पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद में फर्स्ट टर्म को थर्ड के इक्वल और सेकंड टर्म को थर्ड के इक्वल, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से ये हटा दूं, देखिए ये मैं हटा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। यानी कि इन दोनों समीकरण, ये जो दो समीकरण दे रखी है, इनके कोई हल नहीं है। क्या दे रखा है बेटा आपको? हैव नो सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं है। तब k का मान ज्ञात करो। यानी k का मान क्या होगा? जब ये दोनों समीकरण युग्मों, इन दोनों समीकरण युग्मों का कोई भी हल संभव नहीं है, कोई भी हल संभव नहीं है। तो देखिए बेटा हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। दो इक्वेशन आपको दे रखी है। कौन कौन सी इक्वेशन सर? एक है बेटा सॉल्यूशन नंबर, देखिए थर्ड, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्वेश्चन का कर रहे हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, बेटा इक्वल टू 1 है, इसको इधर उठा करके ले आऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। अच्छा उसको भी लिख लीजिए, 2k माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट बाहर x प्लस k माइनस 1, ये हो गया। ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू
अच्छा इक्वल टू वाली जो टर्म है ये 2k + 1, इसको उधर उठा करके लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 2k और माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। भाई 2k को उठा के लेके आऊँगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, प्लस के 1 को उठा के लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ABC की वैल्यू लिख लीजिए पहले। तो A1 कितना है बेटा, तो A1 है सर अपने पास में 3। A1 कितना है, तो A1 है अपने पास में सर 3। अच्छा B1 कितना है बेटा, B1 है सर y के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1। C1 कितना है, C1 है -1। A2 कितना है 2k - 1। अच्छा B2 कितना है, तो B2 है बेटा k - 1। ठीक है, और C2 कितना है, तो C2 है माइनस का 2k माइनस का 1। क्लियर है आपको। अब आप ये देख लीजिए कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव नॉट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो आप समझ जाना चाहिए आपको बेटा कि कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं के लिए कोई हल नहीं है, रेखाओं के लिए क्या कंडीशन आई थी, तो कंडीशन होती है सर A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। क्लियर है आपको, बात समझिए बेटा। A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए बेटा A1/A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है सर, A2 है 2k - 1, बहुत बढ़िया, इक्वल टू B1 कितना है 1 अपॉन में B2 कितना है k - 1। बेटा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, देखिए बेटा। अच्छा इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या है, C1/C2, C1 की वैल्यू है -1 और C2 की वैल्यू है अपने पास में माइनस का 2k माइनस का 1। ठीक है, ये तो नॉट इक्वल है तो इससे हमको काम नहीं करना है। आप फर्स्ट और सेकंड को ही आप इसमें इक्वल कर लीजिए। इन दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। इक्वल अगर करूंगा, देखिए इक्वल अगर करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा तो 3 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा सर, आएगा 3k माइनस का 3। भाई 3 को k से मल्टीप्लाई किया 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 इक्वल टू 1 को बेटा 2k से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 2k, 1 को -1 से किया तो -1। ठीक है, ये हो गया, इससे काम नहीं करना आपको। तो k वाले एक तरफ रख लो, तो 3k इधर ही है बेटा, 2k को भी इधर ले आओ। 2k इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 2k माइनस का 1, और ये -3 को उधर लेके जाऊंगा कैसा हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इधर 3k में से 2k घटाऊंगा कितना बचेगा, 1 k बचेगा सर। ये माइनस का 1 है, प्लस का 3 है। कितना बचेगा सर, प्लस का 2 बचेगा। तो k बराबर कितना आया 2, खत्म हो गया, सॉल्व नहीं हुआ। क्लियर है आपको। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वज्र गुणन विधि जो होती है उसके आधार पर हमारे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। वज्र गुणन विधि के जो है आपकी या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस आपको एक काम करना है बेटा, तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। क्लियर है, वेरी गुड। इन पर बेस्ड क्वेश्चन करिएगा। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या कोई आपको क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा हो, आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप करिएगा 4th नंबर एक्सरसाइज में, और इसकी मिसलेनियस भी है, आगे इसमें हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखते रहिए काइनेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए काइनेटिक्स क्लासेस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।